हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल। तो ये देख लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या हुई, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। और सबसे मेन चीज़ है कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपके, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स अच्छी लगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, द फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। जो फार्मेसी एक्ट था वो 1948 में पास हुआ था। इंडिया में फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया था। द एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स एंड 45 सेक्शंस। ये जो आपका फार्मेसी एक्ट है ये 5 चैप्टर्स एंड 45 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। तो लेट्स द फार्मेसी बिल 1947 हैविंग बीन पास्ड बाय legislature received its assessed on 4th March 1948 and is reformed every 5 years। जो आपका फार्मेसी बिल है वो आपका 1947 में पास हुआ था। उसके अंडर में आपका फार्मेसी एक्ट 4 मार्च 1948 को हुआ था पास, और ये हर 5 साल पे आपका रिफॉर्म्ड होता है। मतलब इसमें कुछ चेंजिंग होती हैं, कुछ ऐड होता है, कुछ हटाया जाता है। लाइक द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी इज़ टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय मेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशन अवेलेबल। जो फार्मेसी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो है कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और अप्रोप्रिएट जो कि मेडिकेशंस होती हैं वो अवेलेबल करवाना होता है। ऐसे नहीं, मेडिसिन्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, दस देयर हैंडलिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड स्टोरेज among other things need a high level of specialized knowledge, experience and training on the part of pharmacist। जो मेडिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो हैंडलिंग कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसकी कंपाउंडिंग कैसे की जाए, डिस्पेंस कैसे करना है, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है मेडिकेशन में। और इसके लिए फार्मासिस्ट को अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज दिया जाए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग करवाई जाए आपकी। तो ये फार्मासिस्ट के पार्ट होते हैं कि वो उसको कैसे तैयार किया जाए कि वो अच्छी तरीके से आपको मेडिसिन अवेलेबल करवा सके, उसको हैंडल करना है, उसकी स्टोरेज कंडीशन पता हो, स्टोर करने अच्छा आए, कंपाउंडिंग करने सही से पता हो, डिस्पेंस कैसे किया जाता है वो बता सके वो। फार्मेसी कोर्स गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, स्किल एंड ट्रेनिंग। जो फार्मेसी कोर्स करवाए जाते हैं वो आपको आवश्यक यानी नेसेसरी जो स्किल्स होती है, ट्रेनिंग होती है या इन्फॉर्मेशंस होती है मेडिसिन्स के लिए, वो आपको दी जाती है फार्मेसी कोर्स के अंदर में। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, मतलब फार्मेसी एक्ट बनाने का और फार्मेसी एक्ट एंड रूल को बनाने का, लागू करने का मेन उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इसका मेन उद्देश्य तो पहले ये हो जाता है कि इंडिया में फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करना, उसको इन्हेंस करना, रेजिंग करना, उसके स्टेटस को बढ़ाना, ये मेन उद्देश्य होता है। फिर मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द प्रेजेंस इंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, रेजिंग द स्टेटस of the profession of pharmacy in India, then to regulate the activities of pharmacist, ये फार्मासिस्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके। ऐसे कोई भी हम ड्रग्स हो, जो प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स हो वो हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें, उनको ऐसी चीज़ों के लिए प्रतिबंधित करना, या फिर उन पर रूल्स बनाने कि आप कौन सी ड्रग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं।
टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, मेडिकल यूज़ ऑफ ड्रग और ड्रग एब्यूज़ को सबसे ज़्यादा रोकना इसमें आता है, क्योंकि बहुत सारे नारकोटिक्स ड्रग होती हैं वो हम नहीं ले सकते हैं, रेगुलर लेंगे तो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वहाँ पे वो मेडिसिन का ड्रग एब्यूज़ ही हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप एक्सेस लेने लगेंगे तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देगा। अब डिफिनेशन में देख लेते हैं कि हम लोग को किस किस चीज़ की डिफिनेशन पता होनी चाहिए। तो पहला है फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट है क्या, ये पता होना चाहिए। एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी नोन एज फार्मेसी एक्ट। कोई ऐसा एक्ट जो फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करे उसको फार्मेसी एक्ट बोलते हैं। और मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं, ए पर्सन प्रोसेसिंग ए क्वालिफिकेशन इशूज बाय एन अथॉरिटी मेंशन इन द शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है उसका क्वालिफिकेशन इशू होना चाहिए और इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर में या फिर मेडिकल डिग्री के अंडर में एक्ट के अंदर उसका क्वालिफिकेशन इशू होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए उसमें। देन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन ए स्टेट मेडिकल रजिस्टर which is meant for the registration of person practicing the modern scientific system of medicine or who is engaged in the practice of veterinary medicine and process qualifications approved by the state government or who is registered or eligible for registration in the register of dentist for a state under the Dentist Act 1948। तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या चाहिए, वो या तो आपको मेडिकल डिग्री इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 के अंडर में वो रजिस्टर्ड हो, या मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के थ्रू वो रजिस्टर्ड हो, या फिर वो एक वेटनरी मेडिसिन के में अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, या अगर वो डेंटिस्ट है तो वो डेंटिस्ट एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये मेडिकल लाइन से हो ही ना, वो रजिस्टर्ड ना हो कहीं पे भी, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको नहीं कहेंगे। जो किसी डेंटिस्ट से या फिर डेंटिस्ट एक्ट होगी आपका वेटनरी में या फिर मेडिकल काउंसलिंग में, कहीं से भी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होते हैं, ए पर्सन हुज नेम is for the time being enter in the registered of the state in which he or she is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी अंडर स्टेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन एग्रीमेंट, it is an agreement which is comes into under section 20 central counseling। it means a pharmacy council of India which constituted under section 3। आप जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं इतनी काफ़ी सारी डिफिनेशंस लिखी हुई है और मेनली आपको इसमें डेट और कौन सा किस सन में आया था वो याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको अगर उसमें से ज़रूरी लगे तो आप पूरा नोट करें, नहीं तो फिर आप उसमें से जो एक्ट कब कौन सा एक्ट आया वो नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर सकते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सारा, फिलहाल बस जानकारी होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर में क्या होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे PCI क्या होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, कब आई, क्यों बनाई गई और इसके फंक्शन क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, फंक्शन क्या है। ए सेंट्रल काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑन द 9th of August 1949। द PCI was established under section 3 of the Pharmacy Act। आई थिंक मेरी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी होगी, समझ भी आ जाती होगी आप लोग को, समझ आ रही है तो
आप नोट्स बनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, आपको जैसा सही लगे। द फॉलोइंग आर द की प्रोविज़न। ओनली ए क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस द ड्रग। इसके PCI के जो प्रोविजंस होते हैं उसमें मेन पहला है कि केवल जो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वही ड्रग को डिस्पेंस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता। ए फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मे नॉट बी गिवन टू मोर देन वन ड्रग स्टोर और फार्मेसी। जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक से ज़्यादा ड्रग स्टोर या फार्मेसी को नहीं दिया जा सकता है। जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन वो सिर्फ एक ही स्टोर के लिए या एक ही फार्मेसी के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो मतलब नहीं है उसका, उस पर केस हो सकता है अगर वो पकड़ा जाए कहीं तो। फार्मासिस्ट शुड एडवाइज ड्रग यूजेस दैट इज एथिकल। एडिशनल रूल्स फॉर फार्मासिस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। A certificate pharmacist may only dispense drugs that have been prescribed by a licensed medical practitioner. Registered pharmacist must wear a white coat and apron with a badge stating their name and registration number to confirm with the dress code. जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए उसको एप्रन में होना चाहिए विद बैचेस और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ पे होना चाहिए ड्रेस कोड में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI किससे मिलके बना हुआ है, PCI में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके फंक्शंस PCI के क्या हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।